गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करती हूँ 7th क्लास की एनसीईआरटी का आज 4th चैप्टर है, जिसपे आज हम मुगल के अबाउट जानेंगे कि मुगल कहाँ से आए, कैसे उन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था। तो मुगल के अबाउट आपने बहुत ना सुना होगा, तब भी जो है अकबर को, बाबर को तो आपने फैमिलियर हैं, इनसे तो रहे हैं, तो इनके अबाउट तो आपने सुना ही होगा। तो आज हम उन्हीं के अबाउट बात करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो इसका चैप्टर का नाम है मुगल्स, द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। यानी मुगल पीरियड को अगर देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम तक था। यानी कि जो है अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए 1526 से लेकर के ये 1856 तक था, 57 जिसको कह सकते हैं, वही जो इंडियन रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि रिवोल्ट हुआ था। तो उसके अबाउट जो है उसके टाइम पीरियड में बहादुर शाह जफर को जो है यहाँ से एक्साइल कर दिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया। तो वहाँ से मुगल पीरियड लास्ट होता है ना, तो इतना लंबा भी टाइम पीरियड था। लेकिन अगर उसमें मेन रूलर और उनकी बात करें कब तक की पावर में सही था, तो 1526 से लेकर के 1707 तक, ये थोड़ा सा यहाँ अकबर जो है बाबर से लेकर के अकबर तक, सॉरी औरंगजेब तक पावरफुल था। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे इसके इनमें आपस में ही फूट होने लगी और धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। और लास्ट में इनके जो है सक्सेसर की हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए, क्योंकि एक टाइम आया कि जब थोड़ा सा अकबर और औरंगजेब के हम जो है उसकी रेंज की बात करें, इनका एरिया बहुत बड़ा था, इन्होंने पूरा इंडिया कवर कर लिया था। अकबर ने लास्ट में जाकर के, यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे कोस्टल एरिया दिखाऊँ तो यहाँ यानी पूरा ये जो है वो पहले जब हमारा ये रीजन था, क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाला, वो भी पूरा था। बांग्लादेश भी हमारे उसमें ही था, पूरा जो है ईस्टर्न पूरा जो है इनमें था। जो है औरंगजेब के टाइम में थोड़ा सा केरला और हल्का थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का छोड़ करके पूरा इंडिया औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो है पूरा कब्जा कर लिया गया था। नहीं, औरंगजेब पूरा चला रहा था। और अकबर के टाइम में देखा जाए तो आधा इंडिया का जो है लगभग अकबर ने कैप्चर कर लिया था। तो इस तरीके से इन लोगों का साम्राज्य भी बहुत बड़ा था, एम्पायर। तो इनके जो है तो इसलिए इनका डिक्लाइन होना भी जो वो था कि क्योंकि एक टाइम होता है ना कि बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वही चीज़ था। तो हम आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, देखते हैं क्या है। तो इसे ऐसे कि स्टार्टिंग में तो कुछ खास नहीं था, मिडिल एज यानी कि इनका जो है कहाँ से उद्भव हुआ है। यहाँ इनकी जो है राजधानी से मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो राजधानी जो है इनकी राजधानी थी जो है फतेहपुर सीकरी, जैसे अकबर ने बनाया था। आगरा, सॉरी जो है आगरा तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। फिर उसके बाद जब बाबर आया तो बाबर ने दिल्ली में थोड़ा जो है अपनी राजधानी बनाई, आगरा में, फिर किंगडम आगरा जो है। उसके बाद फिर अकबर, हुमायूं आया, फिर जो है अकबर आया तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना बनाया, कंट्रोल लिया सब कॉन्टिनेंट एंड इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ द गवर्नर। फिर उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा लाल किला का आप भी देख लीजिए। तो लाल किला दिल्ली का जो है, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज। और ये लाल किला तो आप जानते ही होंगे, जब रिपब्लिक डे या फिर उसके रिपब्लिक डे के दिन और या फिर 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इसे जो है जाकर के भाषण देते हैं यहाँ कहीं से, तो उससे तो बहुत ज़्यादा आप उनसे फेमिलियर ही होंगे। तो वहाँ की बात करें कि दे फॉर्म द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट दिल्ली, द रेजिडेंट ऑफ द मुगल एम्परर। यानी कि मुगल एम्परर पहले यहीं रहा करते थे, उसकी बात करता है। और ये रेड सैंडस्टोन से बना है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर। यानी कि आप देखने में इसे पेंट नहीं है, बल्कि इसमें पत्थर लगाया गया जो है वही रेड कलर का है। तो उसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं क्या है। हु आर द मुगल्स, यानी मुगल्स कौन थे। तो अगर देखा जाए तो मुगल का टाइम पीरियड तो स्टार्ट होता है 1526 से, जब बाबर फरगना में रहता था, यानी अफगान के जो है उधर एरिया को कहा जाता था। तो वो वहाँ रहता था, और वो जो है जब वहाँ से आया तो उसने सबसे पहले जो है वहाँ जो है तिमूर, सॉरी, तो वो अगर देखा जाए तो जो है वो वहाँ से आया था बाबर जो है फरगना से यहाँ इंडिया में युद्ध करने के लिए। और बाबर का सबसे पहले हम उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में फोकस करें तो बैकग्राउंड में पिता की तरफ से जो है जो तैमूर, जो कि तैमूर लंग जिसको कहा जाता है, यानी कि उसने 1399 में जो है यहाँ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, नहीं मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में, ऐसे कुछ नाम है करके जो है, तो एक मतलब ये तुगलक का शासनकाल था उस टाइम। तो 1399 में जो है 98 में उसने इंडिया पर अटैक किया था। और तो उसके लिए तैमूर बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तरीके से उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा लूट लिया था। और वहाँ से देखें तो ये तैमूर की तरफ, मतलब इसे पिता उसके मतलब पिता के एंसेस्टर तैमूर थे। और मंगोल जो चंगेज खान, जो कि तो तमीज़ के टाइम पीरियड में आया था,
तो उसको देखा जाए तो वो जो है यहाँ क्या कहते हैं उसकी माता की तरफ से था, यानी कि उनकी माता के एंशिएंट जो है वो पीरियड जो एंशिएंट जो उनके फादर थे, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो है वो मंगोल यानी चंगेज खान था। तो वहाँ से बात करें यानी कि जो यहाँ से थोड़ा सा उसके मॉडर्न जो टर्की यानी मंगोलिया देश तो अभी भी है, तो वो वहीं से आया था जिसको चाइना का उस पार्ट ले करके बनाया गया था, मतलब उस टाइम पे था, तो चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया है। उसके आगे हम बात करें तो जिनको उज़्बेक कहा जाता था, यानी कि जब मंगोलों का एक ग्रुप होता था उसको उज़्बेक कहा जाता था। ये जो कि एक लिखा है ये जो है मंगोल कम्पिटिटर्स, यानी वो मंगोल के कम्पिटिटर थे। इट आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, यानी उज़्बेक को अगर देखा जाए तो मंगोलों से जो युद्ध करते थे उनको उज़्बेक कहा जाता था। उसके बाद जो है अदर हैंड द मुगल्स प्राउड दियर तिमुराइड, यानी कि जो बताया कि यानी कि उसके पिता की तरफ से तैमूर और उसकी माता की तरफ से मंगोल के थे। तो वो जो अकबर को अपना बैकग्राउंड पता चला तो अकबर के अंदर एक लालसा जगी कि मैं क्यों नहीं इंडिया पे जो है अटैक कर सकता हूँ और इंडिया को जीत सकता हूँ। तो उसी उससे आया था और कहा जाता है कि जो है दौलत खान कोई ऐसे करके जो है वहाँ पंजाब के वो थे गवर्नर, उन्होंने बुलाया था। वो इब्राहिम लोदी से परेशान हो गया था क्योंकि इब्राहिम लोदी उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर चुका था। मतलब इब्राहिम लोदी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को वो जो है एरोगेंट मानता था और वो उस टाइप का बिहेव भी करता था। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पंजाब के गवर्नर उनसे परेशान होकर के उन्होंने ही अकबर को बुलाया, सॉरी बाबर को बुलाया था इंडिया में। तो बाबर यहाँ पर आया और जो है उसने युद्ध किया। तो वहाँ पे जो है आगे बात करें तैमूर का ही टाइम पीरियड बताया कि तैमूर यहाँ जब इंडिया में आकर के जो है युद्ध करता है। तो इस तरीके से उन्होंने मंगोल का जो है मंगोल के जो है मुगल रखा, क्योंकि मंगोल जब आया था इंडिया तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है सब परेशान हो गए, जिससे राजा सब जो है, और वो यहाँ रुका भी नहीं और जो है और यहाँ से चला भी गया। तो इस तरीके से उन्होंने मंगोल का नाम ना यूज़ करके उन्होंने मुगल रख दिया। आगे मुगल कंपेन में मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री तो हर जगह फेमस होती है, क्योंकि उस टाइम पे तो मिलिट्री की जो है वैल्यू थी कि आज इंडिया की मिलिट्री की वैल्यू है। उस टाइम पे तो युद्ध के भरोसे ही सब कुछ होता था, तो युद्ध हमेशा ही होता रहता था, मिलिट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उस टाइम का टाइम पीरियड तो जो है बाबर का है, यानी कि बाबर तो ओनली 4 साल ही था। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें तो बाबर यहाँ इंडिया में 4 साल रहा, उसने 4 साल लगातार युद्ध किया। पहला युद्ध उसने पानीपत बैटल ऑफ पानीपत किया 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत जो है। दूसरा उसने खानवा का युद्ध किया जो कि राणा सांगा के साथ 1527 में, और उसने जो है तीसरा युद्ध किया चंदेरी का 1928, यानी कंटिन्यू वो युद्ध ही करता रहा 1528 में। और उसके बाद जो है उसने फिर चौथा युद्ध किया घाघरा का, जी थोड़ा समझ लीजिएगा, तो 1529 में। तो इस तरीके से लगातार 4 साल युद्ध ही करता रहा। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम पूछा जाता है पेपर में। तो जो है इसका एक मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं ट्रिक। तो ट्रिक है पान खा चल घर, यानी पान से पानी हो गया पानीपत, और खा से खानवा हो गया, चल से चंदेरी हो गया, घर से घाघरा हो गया। तो इस तरीके से और लाइन वाइज ये जो है पूरा टाइम पीरियड भी इसका है, तो आपको ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है उसने युद्ध किया था। आगे हम बात करें तो थ्रोन ऑफ द फरगना, यानी कि वो जो है फरगना का तो था ही राजा। और उसके आगे हम जो है इनको थोड़ा सा रीड कर दें तो जो है उसने जो सक्सीडेड था फरगना का, यानी फरगना का राजा था ही वो, जब 12 साल का था। उसके बाद फिर जो है ही फोर्स द एंसेस्ट्रल, यानी कि उन्होंने एंसेस्ट्रल को देखा कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया में युद्ध किया, तो हमको भी युद्ध करना चाहिए। और जो है वो घूमते घूमते जो है एक बार उसने फिर काबुल को पर अटैक किया। तो काबुल यानी कि अफगानिस्तान की जो कि राजधानी आज जो है, तो उसमें 1504 में ही उसने इंडिया मतलब काबुल को जीत लिया था। उसके बाद वहाँ से फिर 1526 में जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी से लड़ करके इंडिया में जो है उसने अपनी जगह बनाई। उसके आगे जो है पानीपत और कैप्चर किया दिल्ली और आगरा को। ये थोड़ा सा अकबर और जो है औरंगजेब के टाइम पीरियड का तो ये दिखाया गया मैप में कि उन्होंने किस तरीके से कहाँ कहाँ जो है अपना मतलब राज्य स्थापित किया था। इतना पूरा यहाँ से अगर मैं लाइन वाइज करूँ थोड़ा हाईलाइट करके, तो ये पूरा अकबर का जो है शासनकाल था, यानी कि अकबर इतने में पूरा शासन करता था। इतना आपको डार्क कलर दिख रहा है, ये पूरा अकबर के टाइम पीरियड में था।
ये, क्योंकि काबुल तो जो है बाबर ने जीत के दिया था कांधार को, उसके आगे जो है जो इधर नहीं जीत पाया था। तो अकबर ने जीता जैसे कि कश्मीर 1588 में, पंजाब लाहौर इसी के जो है शासन में था। उसके बाद जैसे कि उसने रणथंभौर को जो है 1569 में जीता था, चित्तौड़ को जो है 1568 में जीता था। यानी चित्तौड़ का तो आपने वो महाराणा प्रताप की स्टोरी सुनी होगी, तो उसका उनसे जीता था। और उसके बाद जो है गुजरात 1572 में जीता था, जिससे बुलंद दरवाजा बनवाया था। यहाँ गुजरात जीत करके वो जो है, उसके आगे हम देखें तो पटना उसने 1574 में जीता था। बंगाल को उसने 1574 में जीता था। तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो है अकबर का है। मालवा उसने 1561 में जीता था। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब नीचे तक चला गया था। बताएं यहाँ से ऐसे ही जब ख़त्म हो जाता है ये इंडिया, तो इतना छोड़ करके बाकी वो पूरा जो है जीत चुका था। फिर बीजापुर और गोलकुंडा बचा था, ये गोंडवाना लैंड बचा था, तो इनको पूरा औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। उसके आगे हम बात करें तो मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि उनके सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार का क्या रूल था। तो उनके जैसे कि आपने ये सुना ही होगा कि जो है जब भी इनके राजा बदलते थे तो बहुत ज़्यादा एक उत्तराधिकार की लड़ाई होती थी, उसमें जो जीतता था राजा वही बनता था। लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपर सही रियल में रूल था वो प्रीमॉर्गेनिचर था। कि प्रीमॉर्गेनिचर मीन्स होता है यानी कि जो एल्डेस्ट सन होता था, जैसे कि हाईलाइट किया मैंने, एल्डेस्ट सन जो है वो फादर की गद्दी रहता था। यानी फादर के जो भी रूल, जो भी उनका मतलब शासनकाल हो जो भी उनका है, तो राजा वही बनता था, यानी राजगद्दी वो संभालता था। जैसे कि मुगल में हुआ जो है तिमुरिद कस्टम जो है, यानी जिसको कहा जाता है। और उसके बाद कार्पेंसी इनहेरिटेंस, यानी कि इसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया गया, लेकिन मैक्सिमम होता यही था कि जब कोई भी राजा बदला जाता था तो वहाँ पर युद्ध होता था। जैसे अकबर के टाइम पे भी हुआ, लेकिन जो है अकबर के टाइम कौन, जहांगीर तो अकेला ही था। उसके बाद फिर जहांगीर के बाद देखा जाए शाहजहाँ, तो शाहजहाँ में 4 भाई थे, चारों भाइयों में युद्ध हुआ। जब शाहजहाँ जीता तो वो बना राजा। उसके बाद 4 भाइयों, अकबर जब शाहजहाँ हटा तो शाहजहाँ भी 4 भाई ही थे, मतलब शाहजहाँ के भी 4 बेटे थे, औरंगजेब और जो है दारा शिकोह, और इस तरीके जो 4 बेटे थे उनमें भी चारों में युद्ध हुआ। जब जो है औरंगजेब ने सबको मार करके वो स्वयं राजा बना। तो इस तरीके से इनका प्रॉपर अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रॉपर उसे फॉलो नहीं किया। बट जो है अगर रियल में देखा जाए तो इनका यही था कि मतलब जो बड़ा बेटा राजा होता, मतलब बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। मुगल मैरिज विद द राजपूत, यानी मुगल, अब देखें तो मुगल जो रिलेशंस थे वो अदर रूलर्स के साथ कैसे थे। तो मुगल तो उस टाइम पावरफुल ही थे, तो उन्होंने जो है बहुत सारे राजाओं ने उनके जो है अथॉरिटी स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, और जो है आप जो कहें वही ठीक है। क्योंकि मुगल अकबर का होता, आपको मैंने दिखाया कि अकबर का बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर किया था अकबर ने, और छोटे छोटे राजा तो उसमें बिल्कुल वही हो गए, तो उन्होंने इनमें इन्वॉल्व होने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। बट कुछ जो है राजाओं ने नहीं किया, जैसे कि जो है आपको महाराणा प्रताप को देखेंगे कि वो उन्होंने जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपना जो है राजगद्दी देना स्वीकार किया, अपनी जान को देना स्वीकार किया, लेकिन बट उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि मुगल्स बिकम पावरफुल, नहीं उस टाइम पावरफुल मैंने राजपूत ने जो है मतलब उन्होंने आसानी से, जैसे कि आपने देखा कि राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी और उनका जो है उनकी अथॉरिटी स्वीकार भी कर ली। तो इस तरीके से तो मैरिड दियर डॉटर्स, यानी अपने पुत्रियों की शादी भी कर देते थे। उसके बाद मुगल फैमिलीज रिसीव्ड हाई पोजीशंस, और वहाँ मुगल साम्राज्य उनको, मतलब मुगल के यहाँ राजा होता था वो उनको हाई पोजीशंस भी दे देते थे, एज ऑफिसर्स बना देते थे। उसके आगे हम बात करें सिसोदिया राजपूत आप मेवाड़, रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट उनके जो है सिसोदिया राजपूत जो है मेवाड़ के जो राजा थे, यानी कि महाराणा प्रताप, उन्होंने जो है इनकी अथॉरिटी स्वीकार करने से मना कर दिया। और उन्होंने जो है ऑनरेबली ट्रीटेड एज अ मुगल, यानी कि मुगल से जो है, यानी कि उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना स्वीकार किया, और उन्होंने अपने लैंड को दे दिया, और उसके बाद जो है अपने जागीर को। तो उसके बाद फिर अकबर उनसे इम्प्रेस हो गया, उन्होंने उनकी जो है जागीर, उनका लैंड उनको वापस कर दिया। तो इस तरीके से था, क्योंकि अकबर को ये लगा कि जो है मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद ये छोटे राजा भी मेरे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जो है इनके अंदर कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को
पावर मतलब कितने सवाल में या कह सकते हो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को पावर में रखने की क्षमता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से और जो है उन्होंने जो हारे भी थे जो राजा इनसे, तो ह्यूमिलिएटिंग अपोनेंट बने, उन्होंने ह्यूमिलिएट होकर के नहीं किया, उन्होंने जो है और मुगल्स एक्सटेंडेड यानी इस तरीके से और मैनी किंग्स अंडर चीफ मैन, यानी कि बहुत सारे राजाओं ने जो है उनके सामने हार न मानने को स्वीकार किया और जो है बल्कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हुए। तो इस तरीके से जो है डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे जो है बैलेंस बनाना सब में, यानी कि जो है राजाओं के साथ उनका अच्छा रिलेशन जितना था उतना ही ज़्यादा उनका बुरा भी था। उसके आगे हम देखें तो मनसबदार एंड जागीरदार। जागीरदार और मनसबदार की बात करें, मनसब यानी कि रैंक से मतलब रैंक है, और जागीरदार जिनको जो है वो राजा क्या होता था कि अपनी लैंड दे देता था और उसमें कहता था कि आप जो है यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और अपने खर्च को निकालो। तो इस तरीके से उसको जागीरदार कहा जाता था, यानी उस ज़मीन को दे देते थे उसे जागीर कहा जाता था, और उसके जो है जिसको देते थे उसको जागीरदार कहा जाता था। मनसबदार तो एज अ रैंक थी, तो वो रैंक जिसको देते थे वो जो है मनसबदार। तो मनसबदार होता था। उसके आगे हम जब बात करें तो जो है यहाँ थोड़ा सा कि वो जो है उस टाइम में जैसे मुगल्स रिक्रूट किया डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल, यानी कि इनको किसको किसको मनसबदार मतलब देते थे क्या मनसब का पोस्ट। न्यूक्लियस ऑफ द तुर्किश नॉबल्स जो है जो तो वो जो है वो जो तुर्की राजा मतलब वो तो क्या कहते हैं टर्की से जो आए थे मतलब जो राजा आए सॉरी जो मुस्लिम टर्की के थे तो उनको जो है उन्होंने दिया। उसके बाद ईरानी को भी दिया और इंडियंस मुस्लिम अफगान राजपूत मराठा एंड अदर ग्रुप्स यानी सबको उन्होंने दिया जो मेन थे उनको मनसबदार जो है मतलब मनसब की पोस्ट दी। तो मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड द मनसबदार, यानी कि ये सब जो है मुगल की सर्विस में इनरोल्ड थे जो है। आगे हम बात करें तो टर्म मनसबदार रेफर्स यानी जो मनसबदार टर्म है वो रेफर करती है मनसब यानी रैंक या पोजीशन में, जो कि आपको ऑलरेडी बताया। तो वो राजा जो है ग्रेड उनको सिस्टम देता था जिसमें जो है मुगल फिक्स करते थे, यानी कि उनकी रैंक क्या होगी, यानी रैंक यानी कि सैलरी कितनी होगी और किस पोस्ट पे वो होंगे, उसके साथ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। तो ये तीनों उनको जो है फिक्स किया जाता था। रैंक एंड सैलरी वेयर द डिटरमाइंड बाई अ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल जात यानी कि मनसब तो हो गया, और जो रैंक और सैलरी जो डिटरमाइन किया जाता था बाई न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, यानी जो वैल्यू होती थी उसको जात कहते थे। तो जात यानी कि हायर द मोर प्रेस्टिजियस वाज नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी, यानी कि जो जात होती थी उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी और उनकी हाई पोजीशन होती थी, यानी कि मनसब से भी ऊपर जो है जात होता था। और मनसब से मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मनसबदार को जो है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो है वो मेंटेन करते थे उसको जो अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर ऑफ सवार, यानी जो सवार मतलब है वो कुछ जो है मिलिट्री रखते थे जो है यानी कैवलरीमैन यानी घोड़े जो घुड़सवार होते थे उनको रखते थे, और कितने हैं उसको जाकर के रजिस्टर करवाना पड़ता था, किस टाइप का घोड़ा है उसे रजिस्टर कराना पड़ता था। उसके बाद उसके हिसाब से उसको सैलरी दी जाती थी। ये मनसबदार का सिस्टम था। मनसबदार रिसीव्ड सैलरी एंड रेवेन्यू, यानी कि जो है मनसबदार जो सैलरी रिसीव करता था एज अ रेवेन्यू यानी कि जो है वो जागीर से ही, तो उसको जागीर कहते थे, यानी कि उसे जैसे मैंने बताया कि उसको कुछ ज़मीन दे देते थे और राजा मतलब जो होता था राजा उसको देने के बाद जो व्यक्ति जो है ज़मीन तो उस ज़मीन पर जितना टैक्स आता था वो उसे रखता था, तो उसे जागीर कहते थे या मुक्ति, यानी कि कुछ टाइम पहले एकता चला था जैसे कि जो है इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। तो यानी एकता प्रथा यानी कि एक स्टेट या छोटा सा राज्य जो है किसी सामंत को दे देते थे उसको मुक्ति भी कहते थे जो है उर्दू में, तो उसको दे देते थे और उसके बाद वो उसे जो टैक्स कलेक्ट होता था वो उसे जो है उससे वो अपना जो है मतलब जैसे सामंत होते थे तो अपना भरण पोषण करते थे। तो इस तरीके से है। आगे हम बात करें तो मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन द एडमिनिस्टर दियर जागीर, यानी कि अगर मनसबदार को देखा डायरेक्टली वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर में वो जागीरदार मतलब नहीं थे। दे ओनली राइट टू द रेवेन्यू, यानी कि बस सिर्फ जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो था राइट। तो उसके बाद सर्वेंट वो अपने सर्वेंट के थ्रू करवाते थे मनसबदार। देमसेल्फ सर्व एज द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और वो दूसरे स्टेट में मतलब दूसरे एरिया में रहते थे, उस एरिया का करवाते थे कब्जा जहाँ का राजा ने कहा है।
उसके आगे थोड़ा सा मैप पे देखिए, तो मनसबदार इस तरीके से जो है कुछ घोड़ा और कुछ इनके साथ होता था, यानी कि एक तरीके से जो है वो इनके साथ कुछ जो है सवार होते थे जो कि इनकी हेल्प करते थे। आगे बात करें तो इन अकबर्स राइन यानी अकबर के जो है टाइम पीरियड में जागीर वेयर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यू वेयर द रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, यानी कि जो है अकबर के टाइम पीरियड में जागीर जो है बहुत ज़्यादा मतलब और वो हाई थी। उसके बाद जो है रेवेन्यू वेयर द रफली इक्वल यानी सैलरी, यानी जो रेवेन्यू होता था उनके सैलरी के बराबर होता था, यानी कि जो है मतलब जितने रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एक तरीके से उन्हीं के पास जाती थी। ये हो गया। उसके आगे हम बात करें तो औरंगजेब राइन्स, यानी अकबर के टाइम में तो यानी कि इस तरीके से चलता था, और औरंगजेब के टाइम पीरियड का देखें तो नो लॉन्गर द केस ऑफ द एक्चुअल रेवेन्यू, यानी कि उसके टाइम पीरियड में बहुत एक्चुअल रेवेन्यू नहीं लिया जाता था, डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी पैसे कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, यानी कि उसे जो है उससे कम ही लेते थे औरंगजेब के टाइम में। उसके बाद आगे हम बात करें तो देयर आर वाज आल्सो ह्यूज इंक्रीज द नंबर ऑफ द मनसबदार, यानी फिर औरंगजेब के टाइम पीरियड से मनसबदार थोड़ा और बहुत ज़्यादा लंबा नंबर उनका बढ़ गया, और वो रिसीव की उनको फिर जब मतलब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो डायरेक्ट सैलरी दे नहीं सकते थे, तो उनको जो है जागीर दे दिए। दीज अदर द फैक्टर्स क्रिएटेड शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, और जिसकी वजह से जो जागीर मतलब जिसको पहले से जागीर दिया था उनकी संख्या कम हो गई, और उसका जागीरदार ट्राई टू एग्जैक्ट मच रेवेन्यू एज अ पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर, यानी कि उनको फिर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने दे दिया था। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल एंड द डिप्लॉयमेंट, यानी कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया ना, तो फिर लोगों ने व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना जो है स्टार्ट कर दिया। तो इन सब चीज़ों पर जो है औरंगजेब ने कब्जा नहीं कर, मतलब औरंगजेब उस पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए सफ़र करा ट्रेमेंडसली, यानी कि उसके उस टाइम फिर जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र किए। उसके आगे हम जब्त और जमींदार की बात करें तो जब्त और जमींदार क्या होता था। तो जमींदार यानी कि जो है जैसे कुछ लोग हैं उनको जैसे ज़मीन दे दिया और उसकी जाकर टैक्स वसूलो प्रेजेंट्री के द्वारा, तो उसको जो है टैक्स उसको जो है जमींदार कहा गया। यानी कि इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूल्स, यानी उस टाइम पे मेन सोर्स अगर देखा जाए टैक्स का तो इन जो है वो टैक्स ही था जो कि किसानों से वसूल किया जाता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्स थ्रू द रूरल इलाइट्स, यानी कि बहुत सारे प्लेस पे जो है डायरेक्ट टैक्स मतलब राजा के दरबार में नहीं आता था, वो जो है वहाँ के लोकल जो हेडमैन होते थे उनके थ्रू जो लिया जाता था। तो वो हेडमैन करते क्या थे, जो है किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और राजा को इतना फिक्स ही टैक्स देते थे। तो किसानों को इसलिए जो है प्रॉब्लम हुई कि भाई किसान तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता था। तो आप देखिए इस फोटो में भी आपको जैसे दिख रहा है कि किसान देखिए जो इसकी कंडीशन कैसे हो गई, यानी कि हड्डी हड्डी बिल्कुल हो गया, यानी कि इसको इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं कि इसे खाने के लिए भी नहीं बच रहा, मार करके उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके उसे टैक्स लेते थे, और उसके बाद राजा को जो है उतना ही देते थे जितना ज़रूरत होती थी, मतलब राजा इतना फिक्स किया रहता था, बाकी वो स्वयं रखते थे। तो जिनको जमींदारी है जो है मिडिल मैन कहा गया, इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो है वो एक तरीके से राजा के बिचौलिए की तरह काम करते थे, यानी कि लोग गांव से टैक्स कलेक्ट करके वो जो है राजा को पहुँचाने का काम करते थे, यानी मिडिल मैन का। उसके आगे हम बात करें तो अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, यानी कि अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने एक आईने दहसाला स्टार्ट किया था। यानी फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेंसस उन्होंने ही किया था। करंट में अब एग्रीकल्चर सेंसस होता है 5 साल पे या 10 साल पे, तो वो जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने भी 10 साल पे आईने दहसाला इसको आया था, यानी कि 10 साल के लिए ये टैक्स फिक्स कर देते थे हर एक प्रोडक्ट का, हर एक जो है मतलब किस टाइम पे कौन कितना टैक्स पड़ेगा, किस तरह की ज़मीन में, किस तरह की फसल में, इस तरीके से जो है, और कौन सी फसल उगाई जाएगी, तो इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स उन्होंने 10 साल के लिए पूरा फिक्स कर दिया इस तरीके से जो है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि जो है किसानों को हर साल टैक्स बढ़ा के नहीं देना था, टैक्स एक फिक्स रेट था, तो सबको पता ही होगा, तो वो उतने ही टैक्स दे करके अपना शांति से रहते थे। तो इस तरीके से जो है थोड़ा मतलब शांति मिली। शेड्यूल रेवेन्यू द रेट्स इंडिविजुअल क्रॉप्स, और जो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। दिस रेवेन्यू सिस्टम है नोन एज जब्त, यानी इस सिस्टम को उन्होंने जब्त कहा, जब्त
उसके आगे इट प्रोवेलेंट इन दीज दोज एरियाज वेयर द मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर, यानी बहुत ज़्यादा एरिया में ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी सिस्टम हम फॉलो करते हैं तो रीजनली होता है कि यानी कि कुछ रीजन में वो फॉलो हो जाता है, कुछ रीजन पे नहीं होता। जैसे कि इनके टाइम में गुजरात और बंगाल में ये आइडिया सक्सेस नहीं हुआ, और तो सब जगह मैक्सिमम सक्सेस हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं। उसके आगे हम बात करें तो इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, यानी फिर बहुत ज़्यादा जमींदार भी पावरफुल होते चले गए, और एक्सप्लॉइट बाय द मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर को ड्राइव देन द रिबेलियन, यानी जब पावरफुल हो गए, जब जो है मुगल ने उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन किया तो वो उनके खिलाफ खड़े होने के लिए पावर में थे, तो उन्होंने उनके खिलाफ खड़े हो गए। और सम जो है कास्टेज अलाइड द रिबेलियन, और कुछ उन्होंने किसानों को जोड़ा, कुछ अदर कास्ट को जोड़ा। उसके बाद जो है द पीजेंट रिवोल्ट, और पीजेंट के थ्रू उन्होंने रिवोल्ट करवा देते थे, और मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो इस तरीके से 17th सेंचुरी तक वो जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने के जो है कगार पे आ गया। थोड़ा सा इस पर आप नज़र डालिए, फोटो है जैसे कि आप ये देख रहे हैं अकबरनामा एंड आयन अकबरी, यानी ये जो पर्सन बैठा हुआ है ये अबुल फजल हैं जो है, और ये नवरत्न में से थे अकबर के, और ये अकबर हैं और इनके दरबारी हैं, यानी ये सब बैठे हैं। तो ये जो है अपने दीवाने आम में, दीवाने खास जो भी हो, तो उसमें बैठे हैं, तो ये जो है इनको गिफ्ट कर रहे हैं अकबरनामा। तो यानी अबुल फजल ने अकबर के अबाउट लिखा था, अकबर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का टाइम पीरियड क्या कैसे, तो इस तरीके से उन्होंने जो लिखा था वो एक आयन अकबरी या जो है अकबरनामा करके एक बुक लिखी थी। जैसे अबुल फजल ने 3 पार्ट में लिखा था जो है आयन्स के रूल्स को, यानी अकबर के रूल को, जो है इसको अकबरनामा कहा गया। जैसे कि फर्स्ट में उन्होंने लिखा था अकबर एंसेस्टर, यानी कि अकबर के जो मतलब प्राचीन जो पर्सन, यानी कि इनके बाबर और हुमायूं, इनके बाबाउट लिखा था, यानी एंसेस्टर के बाबाउट लिखा था। सेकंड में उन्होंने लिखा था अकबर जो है इवेंट्स ऑफ द अकबर राइन, अकबर के राइन में शासन पीरियड में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, ये सारा लिखा। और थर्ड में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाबाउट लिखा, अकबर के जो है कि हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड जियोग्राफी ऑफ दिस एम्पायर, यानी कि इन सब के जो है अबाउट लिखा कि उनका क्या सिस्टम कैसे था। तो इस तरीके से 3 पार्ट में जो है लिखा गया। उसके बाद जो है इट प्रोवाइड द रिच डिटेल, यानी कि जो हमें अच्छा मतलब एक रिसोर्स है जानने के लिए अकबर के टाइम पीरियड को, तो वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द आयन अकबरी इज द रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट थिंग्स एज द डाइवर्स द क्रॉप, यानी कि जो आयन अकबरी थी उस टाइम के जो है जियोग्राफी में दिखाती है कि कौन कौन से क्रॉप हो रहे थे, उसके साथ जो है प्राइस क्या थी, वेज क्या थे, तो इस तरीके से। उसके आगे नूरजहाँ की अगर हम बात करें तो नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर का जो है, जहांगीर एक तरीके से आप देख सकते हैं तो वो 42 ईयर का था, तो उसने शादी की थी जो है नूरजहाँ से। तो उसने 1611 में शादी की थी नूरजहाँ से। तो नूरजहाँ जब शादी जो है यहाँ आई तो जो है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। एक टाइम ये आया कि अकबर ने जो है अपना पूरा जो है सिस्टम उसके हाथ में रख के बस वो एक जो है ग्लास शराब के उस पर जीता था। उसने अपनी पुस्तक, अपनी बायोग्राफी में उसने लिखा है कि मैं तो एक जो है प्याला, जो भी उर्दू में कहते हो, तो उसके जो है उस पर मैं पूरा राज्य कुर्बान करता हूँ। तो इस तरीके से मतलब ये दिखाता है कि उसने अपना पूरा राजपाट जो है नूरजहाँ को दे करके बस वो अपना मस्त रहता था। तो जहांगीर उसका जो है वो एक एक्सट्रीमली लॉयल जो है सपोर्टिव थी मोनार्क का, और जो है मार्क ऑफ द ऑनर जहांगीर इस्टक करता है सिल्वर, यानी कि जहांगीर ने एक इशू किया था सिल्वर का कॉइन्स जो है स्टक इन द नेम ऑफ द क्वीन, यानी क्वीन बेगम, यानी कि वो इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से उसने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसमें क्वीन बेगम लिखा था नूरजहाँ, यानी नूरजहाँ को उसने क्वीन बेगम का वो दिया था जो है मतलब टाइटल दिया था, तो उसके नाम पे ये लिखा हुआ है उर्दू में। तो इस तरीके से उसने क्वीन बेगम का जो है उसने सिक्का भी छुपाया था, और उसने बादशाह बेगम को का भी टाइटल दिया था, यानी कि जो है जिसका अर्थ होता है कि ब्रिलियंट एज द मून, यानी कि वो जो है तो कहा जाता है कि जहांगीर अगर सन था तो वो मून थी वहाँ की जो है मतलब राज्य की, इस तरीके से। और आगे जो है सुई कुल, ये अकबर सन जो है डिस्क्राइब करते हैं फादर पॉलिसी सुलह कुल की नीति जो है,
इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस इतना कुछ पूछता नहीं है। हाँ देखते हैं थोड़ा सा कि मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, यानी मुगल एम्पायर को अगर 17th सेंचुरी और उसके बाद का हम देखें तो उसका जो है यानी 17th सेंचुरी का मतलब 1600 से लेकर के 1700 तक का पीरियड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जब वो जो है मतलब जो मुगल एम्पायर है वो बढ़ा तो उसकी जो है वो भी बढ़ा कि जो है उसका टाइम पीरियड इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री जब बढ़ी तो उसका जो है अर्निंग सिस्टम भी बढ़ा। तो इस तरीके से कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी भी रही, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भी आते थे तो उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। और स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि थोड़ा सा पॉवर्टी भी उस टाइम पे थी, और जो है देखा जाए तो इनइक्वालिटी जो है यानी कि इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे होता था कि मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते देन अदर हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इनइक्वालिटी भी थी। और उसके बाद हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार भी थे उस टाइम, अगर देखा जाए शाहजहाँ के टाइम पीरियड में तो सबसे ज़्यादा मनसबदार हुए, यानी कि 8000 जो है ये टोटल 8000 वो मनसबदार, मतलब उसमें से मनसबदार में से 445 मतलब जितने कोर्टियर्स थे उसमें से 445 मनसबदार थे। उसके यानी कि 5.6% तो सिर्फ जो है मनसबदार ही उसके टाइम पीरियड में थे। 61.5% की सैलरी वो ही ले जाते थे मनसबदार ही। आगे हम बात करें तो जो है द मुगल्स एम्पायर एंड दियर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ दियर इनकम एंड सैलरी एंड गुड्स, यानी जब मनसबदार और मुगल्स थे वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करते थे सैलरी देने में और जो है वस्तुओं को खरीदने में, और उनका एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पेजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, यानी कि जो है वो उनका सबसे ज़्यादा खर्च अगर देखा जाए तो आर्टिसन पे होता था, यानी कि जो है और पीजेंट्री यानी कि जो खाने पीने की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा उनका पैसे खर्च होता था। और रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइमरी सेक्टर से तो फिर रेवेन्यू धीरे धीरे कम ही होने लगा। और पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड हैंड टू माउथ, यानी कि जो गरीब थे उनके हाथ से मुंह तक ही जाने तक का यानी पैसा होता था, यानी इतना कम मतलब उनके पास इतने पैसे कम थे कि हाथ में लेने के बाद वो मुंह तक जाने का वो नहीं होता था। तो एक तरीके से यहाँ से आइटम यूज किया गया है। और जो है यानी कि जो पेजेंट्री यानी जो प्राइमरी सेक्टर के पीपल थे, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, और उसके साथ साथ ये जो है फार्मर्स है, उनको बहुत कम जो है बेनिफिट होता था, जो कि सप्लाई करते थे टूल्स एंड इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिनके प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी लेकिन उनकी सैलरी नहीं। इस तरीके से हम थोड़ा सा वेल्दियर पेजेंट्री जो है आर्टिसन ग्रुप एंड मर्चेंट बैंकर्स प्रॉफिटेड, यानी कि इकोनॉमिक वर्ड, यानी कि उस टाइम जब अगर जो भी मतलब थोड़ा सा पेजेंट्री जो वो किसान थोड़ा सा मतलब जो है पैसे से ठीक ठाक था, वो जो है अच्छा जो है बैंक का प्रॉफिट लेता था, यानी कि जो है मनी लेंडर एज वर्क करता था और बहुत सारे जो है उनसे इंटरेस्ट लेता था। तो ये सिस्टम भी था। उसके आगे हम बात करें तो जो है मुगल्स इलाइट मेड द एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लास्ट 17th सेंचुरी, यानी लास्ट के 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यानी कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में, क्योंकि औरंगजेब जो है एक तरीके से अपने आप को कट्टर जो है मुस्लिम समझता था, और वो अदर किसी कास्ट रिलीजन को उसमें टॉलरेंट नहीं था, उसने किसी को टॉलरेट नहीं किया। और उसके टाइम पे देखा जाए तो वो सिर्फ ही एक जो है अपने हाथ से अपने खर्च के लिए जो है वो किताबें लिखता था, टोपियाँ बुनता था, उसको बेच करके अपना खर्च चलाता था। तो इस तरीके से, और उसने मैक्सिमम पूरा इंडिया, मैंने बताया कि पूरा इंडिया जैसे ऐसे ये है, और ये पूरा एरिया ये ऐसे पूरा एरिया ये वाला पूरा जो है ऐसे उसने पूरा कैप्चर कर रखा था, सिर्फ इतना छोड़ करके। तो यानी कि यहाँ से बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन भी हो जाता था। और उसके बाद जो है लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन का कारण भी बना कि जो है पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन, यानी कि जब जो है धीरे धीरे जब वो उसकी डेथ हुई तब जो है साइड में धीरे धीरे जो है रीजनल सेंटर भी, यानी कि रीजनल राजा भी का उद्भव होने लगा, जैसे कि मराठा तो आपने सुना ही होगा, फिर राजपूत से हो गए, फिर जो है हैदराबाद और अवध में भी जो है उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। और रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर दिल्ली एंड द मास्टर बाई 18th सेंचुरी, यानी फिर धीरे धीरे जो है मुगल एम्परर सिर्फ दिल्ली में ही सीमित रह गया, और प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड दियर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो इस तरीके से उनका जो है पूरा उन्होंने जितना बड़ा मतलब राज्य बनाया था एक टाइम आकर के, वो सिर्फ दिल्ली में ही समेट के रह गया। और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली से भी जब देखेंगे तो 1857 में
तो वो जो है यहाँ के भी राजा को जो है बहादुर शाह को एग्ज़ाइल कर दिया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो यार आज रही मुग़ल साम्राज्य की बात, हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे और आप हमें फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू।